खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब भी आज वेलकम कहते हैं। हम उन्हें बैरूनी मुल्क दौरे से वापस आए और आज हमारे साथ बड़े अहम मेहमान होंगे। अंदर की खबर हम उनसे पूछेंगे मुनीब फारूक साहब। मगर पहले कुछ खबरें हम आपकी खिदमत में गोश गुजार कर दें। क्या मकसद था? एक बड़ा तकलीफ़देह दिन गुजरा। ये तारीख़ तो इसे याद रखेगी और तारीख़ सेंध सेंध की चीज़ें रखती है। ना तारीख़ एग्जेजरेट करती है किसी चीज़ को, ना ही अंडरमाइन करती है। तो इस हवाले से बात करेंगे बानी PTI की मुश्किलात में क्या मज़ीद इजाफा होने वाला है, और मुश्किलात तो ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में। फिर ये भी हमारे लिए एक अब कन्फ्यूजन का बायस है कि आखिर उस दिन डी चौक में क्या हुआ, इनका मकसद क्या था जाने का। इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मियाँ शाहिद साहब एक सर्वे या एक हम कोशिश करेंगे कि ना तो उन किसी की अंडरमाइन करें किसी को, ना उसको एग्जेजरेट करें। जो हुआ है मिनो अन उसको जो है आपके सामने पेश करें। हमें कमी कोताही हो सकती है, मगर हमारी नीयत में जो है कोई खोट नहीं है। मेरे साथ हैं जनाब मुनीब फारूक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तजिया निगार हैं, एंकर हैं, और मैं आप रिपोर्टर भी कह दूं उनको तो बुरी बात नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट्स भी हमें देते हैं। मुनीब फारूक साहब बहुत शुक्रिया। मैं स्ट्रेट आता हूँ। एक स्टेलमेट है, एक तकलीफदेह सिचुएशन में ये वतन अजीज़ मुब्तला है, और एक तकलीफदेह दिन गुजरा 26 को भी। वो उस पर हम फार अगेंस्ट बात नहीं करते, इधर कितने गिरे उधर कितने गिरे, जितने गिरे तकलीफदेह अफसोसनाक और शर्मनाक है हमारे लिए। मगर ये बताइए कि अब ये स्टेलमेट कहीं टूटता नज़र आता है क्या? एक एक कदम फ्रीकैन पीछे जाते नज़र आते हैं, या एक टकराव है कि वो चटक के टूट गया, दिल का सख्त ऐसा था, ऐसा मामला है? जनाब मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपकी ज़रा नवाजी का। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है या जो खबर की सूरत में सिलसिला है वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। देखिए, अगर स्टेल में टूटता हुआ नजर आता या हालात में कोई गुंजाइश होती तो आप आज ही के दिन देखिए कि इमरान खान साहब की 7 नए मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी डाली गई है। अभी कुछ देर पहले एक और मुकदमे के अंदर वारंट गिरफ्तारी 96 लोगों के जारी हुए हैं। एक और कोई नया मुकदमा सामने आ गया है जिसमें उनके और बुशरा बीबी साहिबा और अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक नया मुकदमा सामने आ गया है। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, तो आप उसे स्टेलमेट कहें या एक ग्रिड लॉक कहें, एक ग्रिड लॉक किसी सूरत हाल है, और उस सूरत हाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पीछे धकेल दिया है। बदकिस्मती से एक सियासी जमात के वो जहां पहले थे, जिस बार्गेनिंग पोजीशन उनकी बहुत कमजोर हुई है, खास तौर पर पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद। इस बात का अंदाजा तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को करना चाहिए था, लेकिन शायद वो अंग्रेजी में जिस तरह आप तो उस पर रखते हैं गिरफ्त के, वो कहते हैं ना कि किसी ने सर्टन पर्सन ओवरप्लेड हिज हैंड। तो मुझे लगता है तहरीक इंसाफ इटसेल्फ, जो पूरी जमात है, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल हैंड है उसे ओवरप्ले किया है, और हैंस जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने बन चुकी है। तो ना सिर्फ स्टेलमेट है, बल्कि मैं उसे तशबीह देता हूं कि घमसान का रन जिसे हम कहते हैं ना, मुझे तो वो नजर आता है। अच्छा यार, अच्छा एक मुनीब साहब, बानी PTI ने कॉल दी और देखा कि मुजाहिरीन आए, इस्लामाबाद में इंतशार हुआ और हमले हुए फोर्सेस पे, और उसके बाद मुंतशिर हो गए और चले गए। क्या मुज़ाकरात होंगे या रियासत जो है वो सख्ती से निपटेगी? मियां साहब, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात 2 तरह के होते हैं। एक तो सिचुएशन ये है कि आप 2 तरह के मुज़ाकरात में इसलिए कहता हूं कि या एक होते हैं टैक्टिकल बेसिस के ऊपर, कि जिसमें होता है अच्छा जी आप मेरे इमरान खान साहब को ये सहूलियात नहीं मिल रही, परेशानी में है, ये हो गया वो हो गया, लाइट ऑफ कर देते हैं, खाना नहीं ठीक दे रहे, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, छोटे मोटे जो फरोही मामलात होते हैं उनके ऊपर। या अच्छा चले आपने अगर आना है एहतजाज करना है तो यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, ना आए, बेलारूस का सदर आए हुए हैं, ये ना करें। ये टैक्टिकल। जो स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजें होती है ना, कि जी जिसमें आपका पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है कि जी इमरान खान के लिए रास्ता हमवार करना है और उनके लिए एक बाहर निकलने का सूरत बननी, वो मुझे अभी नजर नहीं आ रहे मुस्तकबिल करीब में भी। और पहले गवर्नमेंट ने एक इल्यूजन क्रिएट किया और उससे मुताल्लिक खबरें भी आई, लेकिन वो इल्यूजन था, वो एक शराब था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट किसी भी सूरत में ना सीरियस थी, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो सिरे से नॉन कमिटल है जब इमरान खान साहब से नेगोशिएशन की बात आती है। अच्छा, 2 बातें मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये फरमाइएगा कि उनको शिफ्ट करने की या उनका जो ट्रायल है वो फौजी कोर्ट में करने के हवाले से
फिर ये कि हमारे पास बड़े नामवर और दानिशवर और लोग जो हैं वो जोड़ते हैं जी कि बाहर से जो है वो कोई इशारा आएगा या एक जो आलमी सतह पर किसी आलमी ताकत में किसी सियासी बदलाव जो है, डू यू थिंक कि या उसकी कोई गुंजाइश? मैं उसके बारे में मैं नॉन कमिटल हूँ, मैं यस और नो नहीं कह सकता कि क्या होगा रियासतों के मामलात में। आप क्या समझते हैं, कोई उसका असर लेगा? और नंबर वन, जो पहले मैंने बात की थी कि इज ही बीइंग शिफ्टेड समवेयर एल्स, इन बलोचिस्तान की बात हो रही है, कहीं और की बात हो रही है? जनाब मुनीब फारूक साहब। काई साहब, एज वी स्पीक, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, तो इस वक्त तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं, उनकी सेहत दुरुस्त है, उनको उन पे कोई तशद्दुद या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है, और मैंने मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज की है, कि उनकी वो सहूलियात जो उन्हें पिछले 2 महीने पहले मिला करती थी वो नहीं मिल रही। जो पहले सूरत हाल थी वो नहीं है। अक्टूबर के बाद से उनकी जो रहने सहने की सहूलियात है उनमें भी कमी हुई है, और उनके हालात दुरुस्त उस हिसाब से नहीं है। लेकिन वैसे वो सेहतियाब हैं। जहां तक उनको मूव करने की बात है, तफसील है आपके पास? कोई तफसील है कि क्या कोई जो घर से खाना आ रहा था या उस हवाले से कोई डिटेल्स अभी सामने आई हैं या नहीं, कि व्हाट हैज बीन विथड्रॉन? मेरे ख्याल में जो उनको एक नाश्ते में कुछ चीजें वो खा रहे थे, शायद वो नहीं मिल रही। जिस तरीके से उनका शायद मेन्यू बना हुआ था उसमें कुछ तब्दीली की गई है। उनको लाइट का प्रॉब्लम है, यानी ये जो बिजली का होना ना होना, बंद हो जाना, ये हो जाना, वो भी उनके लिए थोड़े मामलात को सख्त किए गए हैं। अब वो, मैं तो उनको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता बहसियत एक पाकिस्तानी के, कि वो जेल में भी हैं तो साबिक वज़ीर आज़म, तो जो एटलीस्ट एक प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो होना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि एक कमजोर आदमी हूं, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हाँ जी मुझे ये गलत लगता है, लेकिन मैं उसके लिए सड़क पर नहीं निकल सकता, ना जहाद कर सकता हूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं ये दुरुस्त नहीं है। और खबर वो जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, जेल में ही नजर आ रहे हैं, अडियाला जेल में कहीं और मूव होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की, अगर वो जिस तरह पहले काजी साहब ने भी फरमाया था, जो उनका फौजी कोर्ट में या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, उसके इशारे तो जरूर मिलते हैं, इशारे नुक्ते जरूर हमें मिलते हैं। लेकिन वो नुक्ते अभी मुझे जुड़ते हुए इसलिए नजर नहीं आ रहे कि फैज हमीद साहब का मामला भी अभी रुका इन द सेंस ये कि वो तकरीबन पका हुआ है, उसका अभी बाहर उसकी डिटेल सामने नहीं आई कि वो क्या किस तरफ जाता है। जो दावे किए गए हैं वो ये है कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान साहब से, लेकिन मैं दोबारा अर्ज करूंगा, वो दावे हैं, मेरे पास या किसी और के पास एविडेंस नहीं है ना देखी। तो दावों की बुनियाद पर तो कहा जाता है जी कि उसका ताल्लुक इमरान खान साहब से है, दावों की बुनियाद पर ही कहा जाता है कि इमरान खान साहब के ऊपर भी उसका नजला गिरेगा, और दावों की बुनियाद पर भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब को शायद मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए। लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है, क्या चीज जोड़ती है, क्या नहीं जोड़ती, वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। लेकिन जहां तक बात इमरान खान साहब को कहीं और शिफ्ट करने की है, वो भी एक टैक्टिकल डिसीजन होगा। जब किसी का दिल करेगा तो वो कर देगा। अगर आपको पता ही है, जहां पंजाब हुकूमत के जाने बगैर अगर सुबह 7 बजे ताले खुल सकते हैं जेल के और सबाती साहब उन्हें मिल सकते हैं, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि मैं और आप कभी बैठे हों और पता लगे इमरान खान साहब को बलूचिस्तान में मत जेल में शिफ्ट कर दिया गया या कहीं और कर दिया गया फॉर दैट मैटर। अच्छा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मुनीर साहब, जनवरी बड़ा नजदीक आ रहा है और ट्रंप की हल्फ बर्दारी भी है, तो बड़े बड़े सहाफी ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप आएंगे और बानी पीटी बाहर आ जाएंगे। तो क्या इसमें कोई हकीकत आपको नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की होती है, लेकिन जो इस हवाले से मतलब इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा एसरटेन करने की बहसियत एक सहाफी की मैंने कोशिश की है, उससे तो मुझे ये अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान की वैसे ही बड़ी लो लेवल की इंटरेक्शन था इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका के साथ, और अगर कोई दबाव आता है अव्वल तो उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर कोई बात आती है तो फिर उसको वाया रियाज हैंडल किया जाएगा। और ये भी बात कही गई है कि जी जो रियाज है, यानी जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब, इमरान खान साहब उनकी कोई पसंदीदा शख्सियात में से नहीं है, और जो अमरीकी सदर हैं, जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनके साथ उनके बहुत करीब हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के। तो पाकिस्तान तमाम मामलात, ये सिर्फ इमरान खान साहब के मामलात नहीं, तमाम मामलात के लिए
अमेरिका से बरास्ता रियाद अपने लिए रास्ता हमवार करेगा बहसीत रियासत। और इसके हवाले से ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये ग्राउंड पर ऐसी चीजें मौजूद हैं जिससे मुझे ये इशारा मिलता है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि मुझे इल्म में है कि ये मुमकिन है। और खास तौर पर जो बुशरा बीबी साहिबा ने, अगर इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो बुशरा बीबी साहिबा का वीडियो बयान था उसने बहुत बड़ा सेटबैक दिया है इमरान खान साहब की पोजीशन को, और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है कि नहीं जी ठीक है, इन्होंने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, तो यहाँ मोहम्मद बिन सलमान साहब क्या मदद करेंगे इमरान खान साहब की। अच्छा, मगर एक बात मुनीब फारूक साहब आप भी गहरी निगाह रखते हैं कि एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है एक, और इस बात में भी पार्टी में जितना भी तितर बितर हुई है, पार्टी आगे पीछे गई है, इट हार्डली मैटर्स बिकॉज इट इज़ करिश्मा कह लें, कल्ट कोई लोग इसको कहते हैं, मैं इस तरह नहीं कहता, मैं एक नेशनलिस्ट हवाले से भी देखता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये एक ऑन गोइंग है, ये इसी बहरान में ही हमें उम्र अजीज गुजारनी पड़ेगी? काई साहब, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आपका तजर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है। अगर मुझे हिस्ट्री एजुकेट करती है, जिसका मैं तालिब इल्म हूं एक बड़ा अदना सा, तो मैंने उससे ये सीखा है कि पहले भी लोगों को राइट ऑफ किया गया सियासी तौर पर, बड़े आराम से कहा जी फलाना खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, इसका तो कोई चांस नहीं, बट पीपल बाउंस्ड बैक, वो ताकत में भी आए। मियां नवाज शरीफ साहब एक लिविंग एग्जाम्पल है उसकी, 3 दफा वजीर आजम बने, आज भी उनकी भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी साहब जो साहबजादी हैं वो पंजाब की वजीर आला है। सो ये चीजें मुझे फ्रैंकली ये डिफाई करती हैं उस स्टेट ऑफ अफेयर्स को जिसके अंदर आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि जो हिस्ट्री है वो हमें कुछ और बताती है। लेकिन जो फिलहाल सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है इमरान खान साहब के हवाले से। इसमें तब्दीली कब आती है? देखिए, फौज की क़यादत इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान साहब के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात करने में, पाकिस्तान की फौज इंटरेस्टेड नहीं है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने में। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस तमाम सूरत हाल को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही है। हुकूमत पर ना कोई दबाव है कि आप इमरान खान को इंगेज करें, उनसे बात करें। यकीन मानिए, अगर मैंने जो सीखा है बहसियत एक तालिब इल्म के तारीख को पढ़ के, सियासी जमात उस वक्त ताकतवर होती है जब उसके बाद लेवरेज होता है। तहरीक इंसाफ तमाम तर मकबूलियत के बाद आज भी वो लेवरेज तलाश कर रही है, वो लेवरेज मौजूद नहीं है तहरीक इंसाफ के पास। जिस दिन वो आ गया तो तहरीक इंसाफ बहसियत जमात एक बहुत मजबूत जमात है, बड़ी जमात है, इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर है, वो मजबूर कर सकते हैं बहुत से स्टेक होल्डर्स को एंजॉय कर रही है बात करने। दूसरी एक जानब ये बात तासर को समझ लिया जाए तो, लेकिन दूसरी जानब जो है वो आज खबरें हैं कौमी हुकूमत की, आज खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से नाराज है और वो कहती है कोई वादा पूरा नहीं किया। क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को, और हुकूमत का जो एंजॉय आज कर रही है कल को मुश्किल वक्त में आ सकती है? देखिए, मैं उस दिन पीपल्स पार्टी की पोजीशन को हतमी जानूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यकीनी तौर पर एक कदावर शख्सियत है, अपनी पार्टी के सरबराह हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन मेरे लिए जिस दिन जनाब आसिफ जरदारी साहब जो कि सदर पाकिस्तान हैं, जिस दिन वो कोई पोजीशन लेंगे और सख्त बयान जारी करेंगे, मेरी तवज्जो उस दिन ज्यादा होगी। याद रखिए, इस निजाम के 2 सिग्नेटरीज हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मियां नवाज शरीफ साहब, दूसरे हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब। दोनों शख्सियात इस निजाम के सिग्नेटरीज हैं। एक गवर्नर रूल की बात हुई और फिर पार्टी की बैनिंग की बात हुई, मगर आज उन्होंने उनकी एक लॉ मेकर ने तो कह दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी ने ये कहा। बट डू यू थिंक दीज ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन बाय द माइटी एंड द पावरफुल? मेरे ख्याल में एस्केलेशन लेडर है जो शायद तहरीक इंसाफ अगर उस पर बहुत ऊपर चली जाती है तो वो लास्ट ऑप्शन तो हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पे, बातें जरूर हो रही हैं, लोग कहते हैं लगा दें, ये कर दें। काजी साहब, बहुत बड़ी सियासी कॉस्ट होती है गवर्नर रूल की, और वो टेम्पररी अरेंजमेंट है, वो मुस्तकिल अरेंजमेंट नहीं। तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत से भी तगड़ी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैं नहीं समझता कि वहां ये काम किया जाएगा। हाँ, अगर हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाए और एक ऐसी अनचार्टर्ड टेरिटरी में सारे चले जाएं जो कभी किसी ने सोची नहीं, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन
और जहां तक पार्टी बैन करने की बात है, वो भी उस सूरत में होगा कि जब हर चीज स्टिच अप हुई हो। गवर्नमेंट तो अपना काम कर देगी, लेकिन जाना तो सुप्रीम कोर्ट में है। मैं ये बता सकता हूं आपको कि आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, 2-3 महीने के अंदर आपको जुडिशियल साइड के ऊपर बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा। जुडिशियल साइड पे इस निजाम, यानी आपका इशारा कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ तो नहीं है जी। और चंद इस निजाम के अंदर एक 26वीं आईनी तरमीम एक मेजर माइलस्टोन था जो कि इस निजाम ने हासिल किया। ये निजाम चाहेगा कि उस पोजीशन को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर मजीद बदला जाए और जो वर्क फोर्स है बड़ी अदालतों के अंदर वो लाई जाए और वहां उस तरह लाई जाए जो कि इस निजाम को तकवीयत बख्शे। गोया नए जाएंगे। मुनीब फारूक साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड वी यू रियली एनलाइटन अस द थिंग्स जो होती हैं। मगर नाज़रीन, ये हमारा इस सेगमेंट के बाद मियां शाहिद साहब जो मेरे को होस्ट हैं, हमने एक थोड़ा सा एस्टिमेशन करने की कोशिश की है। बहुत एग्जेजरेशन हुई, कुछ लोगों ने ठट्ठा उड़ाया और वो भी बड़ा अफसोसनाक था। डिवाइड की इस साइड से जो गए हमारे शहादतें हुई, डिवाइड की इस साइड पे जो है जहाँ भग हुए, वो सब जो है हमारे लिए तकलीफ दे हैं। मगर हम वी हैव ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल जस्ट टू रिपोर्ट एंड जस्ट टू बाकी तारीख फैसले करेगी। तो इस ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे जनाब मियां साहब को और कुछ हमारे रिपोर्टर्स को कि थोड़ा सा नक्शा उस दिन का क्या था जो एक तकलीफ दे है, मगर हमें उसका अहाता तो करना पड़ेगा, वो तारीख का हिस्सा तो रहेगा। एक ब्रेक के बाद 24 नवंबर से लेकर अब तक जितनी कन्फ्यूजन सोशल मीडिया पर फैली है, क्योंकि 24 नवंबर को बानी पीटीआई ने कॉल दे रखी थी इस्लामाबाद में आने की और ये कहा गया था कि इस्लामाबाद में चारों तरफ से चढ़ाई जो है वो की जाएगी। हुकूमत ने खूब तैयारी की हुई थी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसको डी चौक कहा जाता है, हालांकि ये डी चौक नहीं है, ये टी चौक बनता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कंटेनर यहाँ पर मौजूद थे और जो कारकुन आए थे वो इस कंटेनर्स पर भी चढ़े थे जो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर कारकुन पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ से फिर ऑपरेशन हुआ, यहाँ से कारकुन जो है वो चले गए, भाग गए। 26 नवंबर की रात को ये सारा जो है वो ऑपरेशन हुआ यहाँ पर इस जगह पर यार। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हो गया जिसमें बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो फैली। बहुत सा ये कहा गया कि स्टेट फायर हुए, कहीं ये कहा गया कि 200 लाशें गिरी, कहीं कहा गया कि 300 लाशें गिरी, फिर ये भी कहा गया 60 लाशें गिरी। जितने मुँह उतनी बातें थीं। और इस हवाले से यहाँ पर इस पूरे एरिया में मैंने विज़िट किया है, यहाँ कोई किसी किस्म का कोई दबा खून का जो है वो नज़र नहीं आया और ये भी एविडेंस नहीं मिला कि कोई किसी किस्म की जो यहाँ पर जो है कोई वाश किया हो या सड़क को धोया गया हो। यहाँ पर क्या हुआ था उस रात, मेरे साथ मौजूद हैं काजी साहब। हम बात करते हैं जो ऐनी शाहिद थे यहाँ पर जिन्होंने इस सारे मंजर को देखा है। एक न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और ख़बर पर नज़र रखने वाले चौधरी सदीक साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो इस वक्त 26 तारीख को यहाँ पर मौजूद थे। उनके ऑफ़िस पर हमला भी हुआ था और यहाँ पर कारकुन जो है उनके ऑफ़िस में भी चढ़ गए थे। और सदीक साजिद साहब से पूछते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब। चौर साहब, 26 नवंबर को आप यहाँ थे। 26 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ यहाँ पर जो है वो एक ऑपरेशन हुआ, एक एजिटेशन था, यहाँ पर इज्तिमा था लोगों का बहुत बड़ा। लोग यहाँ से फिर ख़बर आई कि भाग गए, लेकिन बाद में बहुत कन्फ्यूजन फैल गई कि लाशें गिरी। क्या ऐसा हुआ? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। असल में 24 से लेकर 26 नवंबर तक हमने इस सारे एरिए में कवर किए। जिस तरह आपने ख़ुद भी बता दिया, हमारा ऑफिस भी यही है। सुबह से लेकर रात तक कवरेज होती रही, लेकिन जो इशू बना वो 26 नवंबर के हवाले से बना। जो आपने बात की ना, यकीन मानिए ये मैंने भी फिर इसको चेक किया। ये पूरा जो बिलू एरिया है, इर्द गिर्द की इमारत है, हर क्योंकि ये तजारती मरकज़ है, हर बिल्डिंग के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये मैंने भी देखा पूरा, यहाँ से लेकर खैबर प्लाजा तक। उस दिन जो हुआ यहाँ तक पहुँचने में वो कामयाब हुए 26 को। फिर उनको यहाँ से हटाया गया। वो जब वापस जा रहे थे उन्होंने हमारे ऑफिस पे हल्ला बोला। फिर हमने रेंजर्स की मदद ली, आप जैसे भाइयों का जो हमने वो उनको भी कॉल्स वगैरह की। ऊपर जो लोग जो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए थे उनको इन कारकुनों ने, तशद्दुद पसंद लोगों ने
खींच के निकाला, जो कि आपने खुद देखा। फिर मंजर मैंने ये भी देखा कि आप फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल्स फायर होते हुए मैंने खुद देखे। एक कौन फायर कर रहा था? कारकुन सुन के फायर कर रहे थे। आगे से उनके पास गन्स थी, उनके पास आंसू गैस शेल करने वाली जो गन से मैंने खुद देखी। लोगों ने बेलचे उठाए हुए हैं, कील वाले डंडे उठाए हुए हैं। अरे एक सब जो गन्स होती हैं आंसू गैस वाली, ये तो फोर्सेस के पास होती है, लेकिन उनके पास थी। एक लड़का था 20-22 साल का होगा, उसके पास वो गन थी, वो बाकायदा तौर पे वो मैं अपने ऑफिस के ऊपर खड़ा होकर मैं देख रहा था ये मंजर। और फिर उन्होंने जिस तरह उन जवानों को, रेंजर्स के जवानों को ऊपर से उतार कर, 2 थे, नीचे आकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो नाकाबिले बयां है। वो लोग हकीकत तो बताते नहीं। अच्छा, अगर आपने 12 का फिगर दिया, PTI वालों ने 12 का फिगर दिया, तो 12 के अगर आप ये लोग शहीद हो गए, उनके मुताबिक किसी एक की भी FIR अब तक नहीं कराई। हुकूमत ने तो करा दी ना। बिल्कुल। हुकूमत के 3 रेंजर के जवान शहीद हुए, 2 पुलिस वाले चले गए, उनकी FIR कटवाई और इन लोगों के ख़िलाफ़ कटवाई। अगर PTI के पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं तो फिर आप उन शवाहिद को मंजर आम पर लेकर आए। जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कंटेनर थे, यहाँ पे भी हम वो मंजर देखते रहे। सदीक साजिद साहब ने तमाम आंखों देखा हाल जो है वो बयान किया। मैं इसी रोड पे हूँ इस वक्त जिस पर जो है वो एहतजाज हो रहा था 26 नवंबर की रात को। और 26 नवंबर की रात को जो कंटेनर थे, जो एहतजाजियों के कंटेनर थे, वो इसी जगह पर जो थे वो पार्क किए गए थे। और यहाँ पर एक कंटेनर को आग लगी थी, और वो आग किसने लगाई, इस पर भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो फैल गई कि जो आग जो है वो शायद फोर्सेस ने लगाई है। और आग के हवाले से बहुत से सोशल मीडिया पर जो है वो मामलात ऐसे सामने आए कि जिससे बड़ी अबहाम जो है वो पैदा हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक लेडी रिपोर्टर, 365 चैनल के उनका ताल्लुक़ है, महवस कमाश, और उन्होंने उस रात को यहाँ पर बड़ी बहादुरी से कवरेज की है। लेडी रिपोर्टर का रात को कवरेज करना एक बड़ी बहादुरी की बात होती है। वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम महवश, आप यहाँ पर मौजूद थी। आप पहले तो हम आपकी बहादुरी की दाद देते हैं। आप यहाँ पर मौजूद थी और आपने देखा कंटेनर को आग लगी। कहा यह जा रहा है कंटेनर को आग जो है फोर्सेस ने लगाई, आपने क्या देखा था? देखिए, यहाँ पर हम जब 26 नवंबर की रात को मौजूद थे, काफ़ी देर से, कोई 2-3 घंटों से हम मुसलसल काम कर रहे थे, इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो सब भागने लगे एकदम से। तो हमें भी थोड़ा वो हुआ कि क्या हो रहा है। तो हम भी, क्योंकि परेड ग्राउंड की तरफ जो कंटेनर्स लगे, हम उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो हम भी इस तरफ भागने लगे। तो क्योंकि यहाँ पर मेरी एक दोस्त का भी घर है, तो मैं अपने कुलीग को कह रही थी कि जो भी हो रहा है हम उधर चले जाएंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम जब यहाँ पर पहुँचे और तो एकदम से ना मुझे आग की वो नज़र आया, तो मुझे था शायद ये तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उन्होंने शेल से बचने के लिए आग जलाई है, क्योंकि शेल का जो धुआं है वो आग के ज़रिए ना मतलब उससे बच सकते हैं। तो मुझे ये लगा, लेकिन फिर जब मैं यहाँ करीब हो गई तो मुझे टायर्स नज़र आए कि टायर्स जल रहे। और जब फिर मैंने देखा, वही हम भागते भागते हुए ये सारा सीन मैं देख रही हूँ, तो उसी दौरान कंटेनर था और मुझे पता चल गया था कि ये तो वही कंटेनर है, क्योंकि वही कंटेनर जो G9 का मकाम जहाँ पर मैं कवरेज करने गई थी, उसी कंटेनर पर ये तमाम तहरीक इंसाफ के लोग जो है उस पर मौजूद थे। तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये तो वही कंटेनर है। तो तब मैंने इस पर जो है वो देखा कि ये कंटेनर है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी कंटेनर है, क्योंकि इसके अलावा कोई और कंटेनर था ही नहीं। और जो लोग थे वो अपनी गाड़ियों पे आए थे या कोई बस इस पे सवार थे, लेकिन एक ही कंटेनर मौजूद था। और क्योंकि कंटेनर का आइडिया चल जाता है कि मरकज़ी है या नहीं, तो मुझे इतना आइडिया हो गया था। तो भागते भागते मैंने एक शख्स यहाँ पर एक और मौजूद था जो तहरीक इंसाफ से ही उसका वो जो है, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा आप कहाँ पर मौजूद है? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इस मकाम पे मौजूद हूँ। तो मैंने कहा क्या कंटेनर को आग लगी है? उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने टायर जलते हुए लगे। उसने कहा मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कंटेनर को आग किसने लगाई है, कोई आइडिया है? उसने कहा ये तो नहीं पता किसने, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम में से ही कोई था, क्योंकि तब क्रैकडाउन भी शुरू नहीं था और ना यहाँ पर कोई और लोग मौजूद थे। अब ये तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पैगाम नहीं। कंटेनर को फोर्सेस ने घेर रखा था यहाँ पर, या जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ पर मौजूद थे? नहीं, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्रैकडाउन बिल्कुल वहाँ उस वक्त शुरू नहीं था। हर कोई अपने खुद को बचाने में भी लगा था और उसके दौरान ही कंटेनर पे आग लगी।
फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, यहाँ पर जो कारकुनान आए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं उसमें जानती भी थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या सीन था। तो उसमें एक बंदे ने कहा कि मैं कंटेनर पे चढ़ा, मैंने कंटेनर स्टार्ट करने की कोशिश की, ना कंटेनर स्टार्ट हो रहा था, ना वहाँ पर साउंड सिस्टम काम कर रहा था, ना कुछ और उन्होंने ये भी बताया कि जो जनरेटर था उससे फ्यूल जो है वो गिर रहा था। तो तब मुझे ये लगा कि शायद या तो किसी के सिगरेट जलाने से इस पर आग लग सकती है, लेकिन इतना आइडिया हो गया था कि किसी फोर्सेस की जानिब से नहीं था, क्योंकि उस वक्त इसके इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ के लोग ही मौजूद थे। तो यही है कि इनमें से ही कोई होगा, चाहे जो भी हो, तो उन्होंने की तरफ से ही ये आग लगी होगी। बहुत शुक्रिया महवश ने बड़ा तफसील से हमें बताया है कि ये कंटेनर जो था यहाँ पर वो मरकज़ी कंटेनर ही लग रहा था, और यहाँ पर कंटेनर में आग कैसे लगी और आग किसने लगाई और आग क्यों लगी, ये सारे सवालात का जवाब जो है वो महवश ने हमें दिए। और वो यहाँ पर मौजूद थी, उस रात यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने सारा ऑपरेशन जो है वो अपने आंखों से देखा। और उस वक्त उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कोई फोर्सेस का नहीं थी और ना कंटेनर को किसी ने घेर रखा था, सिर्फ यहाँ पर जो थे वो एहतजाजी मुजाहिरीन जो थे वो मौजूद थे, और इसके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, और उनमें से ही किसी ने जो है वो कंटेनर को आग लगाई है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो GNN के रिपोर्टर यासर अय्याज, जो कि यहाँ पर मौजूद थे, लम्हा बलम्हा उन्होंने कवर किया, और उन्होंने उस वक्त तक यहाँ पर मौजूद रहे जब तक ये ऑपरेशन हो गया और यहाँ से जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो मुंतशिर हुए। तो उनसे भी हम बात करते हैं, उन्होंने भी आंखों देखा हाल देखा, और क्या देखा उन्होंने, क्या उन्होंने यहाँ स्टेट फायर देखे, क्या उन्होंने यहाँ पर फायरिंग होती हुई, जिस तरह के कहा जा रहा है कि फायरिंग हुई और स्टेट फायर लगे और यहाँ पर लाशें गिरी, क्या उन्होंने ये देखा। यासिर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अस्सलाम वालेकुम। यासिर, आप उस दिन यहाँ पर मौजूद थे और लम्हा 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक यहाँ पर मौजूद रहे, और रात के उस पहर तक रहे जब तक जो है यहाँ पर क्लियरेंस नहीं हो गई। क्या आपने यहाँ पर क्या देखा था? क्या कोई स्टेट फायर होता हुआ, जिस तरह बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, खून दिखाया जा रहा है, उस पर जो है वो ऐसी खौफनाक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, क्या ऐसा हुआ था? देखें, हमने जब ये स्टार्ट से शुरू हुए थे तो हम वाहिद हमारा जो है वो GNN था, जो वहाँ से जाके हमने टोल प्लाजा से वहाँ से लाइव किया था कि यहाँ पे कितने बैरियर्स खड़े किए गए हैं और यहाँ से सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और कारकुनान कहाँ तक पहुँचे हैं। तो टोल प्लाजा से हमने उनको ज्वाइन किया था, और जहाँ से एहतजाज जा रहा था हम उनको लम्हा बलम्हा कवरेज भी दे रहे थे, दिखा भी रहे थे। वो मीडिया DSNGs को टारगेट कर रहे थे, बहुत सारे शरपसंद अनासर उनमें मौजूद थे, लेकिन हम उनसे फासला रख के अपने भी हिफाजत करके और गाड़ियों की भी हिफाजत करके हम साथ साथ कवरेज दे रहे थे। जब वो D चौक पहुँचे तो वहाँ पर जब वो विजुअल्स भी सामने, पाक फौज के जवान भी उनको गले लगा रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप D चौक पहुँच गए, यहीं पे बैठ जाएं, पुरसुकून हो जाएं, आप लोग D चौक पहुँच गए, यहीं पर बैठ जाएं। लेकिन जो कारकुनान थे वो उन्होंने वो ग्रीन पर्दे भी गिराया, वो कंटेनर्स के ऊपर भी चढ़े, वो विजुअल्स भी सामने। उसके बाद एक मरतबा फिर मीडिया को टारगेट किया गया वहाँ पर कि आप लोग जो है वो झूठ बोलते हैं और आप लोग हमारे विजुअल्स नहीं दिखाते। उसके बाद भी मीडिया वहीं पर मौजूद रहा, हमने DSNG साइड पर की, लेकिन हम इनके दरमियान में मौजूद रहे ताकि कवरेज लम्हा बलम्हा जो है वो की जाए। अब जो बात है रात को ऑपरेशन की, तो रात को जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस दौरान भी हमने एज सच वो फायरिंग नहीं देखी जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे रूमर्स फैले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भगदड़ मची है, जहाँ पे हमारे जो वहाँ से मानसरत से भी काफिला आए हुए थे उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा जो लोग इंजरी हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग जो जख्मी हुए वो भगदड़ की वजह से हुए हैं। जब शेलिंग वहाँ से शुरू हुई है, जितनी भगदड़ मची है, वो कुछ गाड़ियों के अंदर मौजूद थे, कुछ बाहर रोड पर सो रहे थे, थके हुए थे 2-3 दिन के, तो वो जो भगदड़ मची है उसमें जो भाग रहे थे वो एक दूसरे के ऊपर भी लग रहे थे, गाड़ियाँ भी एक दूसरे से टकरा रही थी, तो उस भगदड़ में जो है वो ज़्यादा। यासिर, ये बताइएगा कि क्या आपने एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से गुलेलों से गुलेलें चलती हुई देखी, और क्या आपने कोई ऐसा देखा कि कोई एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो फोर्सेस पर तशद्दुद किया गया? देखें, ये हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं, हमारे एज लाइव में भी हम यही चीज़ बता रहे थे कि जब इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर्स खड़े किए हैं फोर्सेस की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स और तमाम जो पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, वो मौजूद थी, तो पुलिस पसपा किस वजह से हो रही थी? बुनियादी पॉइंट यही है कि उस तरफ से जो है वो गुलेलों के ज़रिए से वो कंचे भी मारे जा रहे थे, उस तरफ से जो पथराव भी शदीद किया जा रहा था, हमारे ऊपर भी पथराव किया जा रहा था, तो पुलिस पसपा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही थी कि उस साइड से शदीद पथराव किया जा रहा था, और ये भी हमने देखा कि उस तरफ से शेल्स भी फायर किए गए हैं। अब वो लोग कह रहे हैं, जो मुजाहिरीन थे वो कह रहे हैं कि 26 नंबर चौंगी पे जब हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबला किया और जब पुलिस को वहाँ से हमने हटाया
तो वहाँ पर हमें शेल्स के कॉटन्स मिले जो पुलिस के पास मौजूद थे, जो वो स्टेट की रिट कायम करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए। तो उनसे जो कॉटन्स लिए गए थे शेल्स के, तो वो मुजाहिरीन के पास थे और फिर वो उस तरफ से शेल्स जो है वो फायर कर रहे थे। तो पुलिस पसपा इसी वजह से हो रही थी कि उस तरफ से गुलेलें और उस तरफ से जो है कंचे वो मारे जा रहे थे और शेल्स भी उस तरफ से फायर किए जा रहे थे। बहुत शुक्रिया यासिर। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, फिर मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। 26 नवंबर को क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ था, उसके हक़ाइक़ कुछ हमने आपके सामने रखे, कुछ मज़ीद हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। फाइनली उस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ। इसको खैबर प्लाजा चौक भी कहते हैं, फैसल एवेन्यू चौक भी कहते हैं, सेंटोरस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, उसका चौक भी कहते हैं। यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे वो फाइनली यहाँ से मुंतशिर हुए और जो ऑपरेशन किया गया उनको मुंतशिर करने के लिए वो यहाँ से किया गया था। यहाँ से जो आंखों देखा हाल देखा वो शहराज गर्देज़ी ने देखा। शहराज गर्देज़ी जर्नलिस्ट हैं, जियो से उनका ताल्लुक़ है। वो यहाँ पर लम्हा बलम्हा कवरेज कर रहे थे और उन्होंने जो देखा उनसे हम उनकी ज़बानी पूछते हैं। शहराज अस्सलाम वालेकुम। शहराज, आपने यहाँ पर मौजूद थे, आप उस एहतजाज के साथ साथ रहे और जब एहतजाज मुंतशिर हुआ आप उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा? मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताऊँ कि हम अटक से जब ये काफ़िला आगे पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ तो हम इसको दूसरी बार ये जब हम इनके साथ चलते हुए आ रहे हैं और उसको कवर करते हुए आ रहे हैं। और अटक पुल जब क्रॉस हुआ तो बुशरा बीबी, हमने फ़र्स्ट टाइम, ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ थी कि वो आई और उन्होंने आके अली अमीन को रिप्लेस किया और फिर वो कंटेनर के ऊपर खड़ी हुई, उन्होंने फिर स्पीचेस शुरू की और वहाँ से उन्होंने उस काफ़िले को क़ियादत शुरू कर दी। जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ के आपको मैं सूरत हाल बताता हूँ कि पहले डी चौक के ऊपर ये जो कुछ लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर अब उनसे डिनाई भी कर रही है कि वो कुछ इंतशारी लोग थे बीच में, लेकिन थे वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही। और वो जब डी चौक क्रॉस करके, आपको पता है कि एक 45 रुकनी डेलीगेशन, भला रूस का एक डेलीगेशन अंदर बैठा हुआ है, साइनिंग सेरेमनियाँ चल रही हैं, इवेंट चल रहा है, तो रियासत की एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसका उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, ज़ाहिर रेड जोन के अंदर आप कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो रेड जोन ये कंटेनर्स हैं, उसके ऊपर लोग चढ़े, वहाँ से उन्होंने कंटेनर को गिराना शुरू किया। मुख्तलिफ ये जो एक रोड आपको नज़र आ रही है मेरे अकब में, इसमें मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ हैं। मीडिया हाउसेज़ के अंदर वो गए, उन्होंने मेल फीमेल जर्नलिस्ट को हरासा किया और फिर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको ज़ख्मी किया। ऑपरेशन की बताऊं कि पहला जो ऑपरेशन है वो मगरब के दरमियान, मगरब से थोड़ा सा पहले वहाँ पे डी चौक से उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने शेलिंग की और उनको वहाँ से मुंतशिर करके बैकफुट पे लेके आए। इसी रोड के ऊपर एक कंटेनर लगा था जिसके ऊपर इनकी क़यादत मौजूद थी, वो भी वहाँ पे स्टॉप हो गया। इस स्टेज तक पहुंचने में बुशरा बीबी लीड करती रही और एक ही उनकी ज़बान पे अल्फाज था कि भाई हमने डी चौक पहुंचना है और ये बानी पीटीआई का हुक्म है, हम जाएंगे डी चौक। लेकिन जब आगे फोर्सेस ने उन्हें मतलब ऑपरेशन शुरू किया, शेलिंग वगैरह की और स्टॉप किया, तो फिर यहाँ से बुशरा बीबी का एक डिफरेंट मौक़िफ़ हमारे सामने आया। फिर बुशरा बीबी बैकफुट पे चली गई और फिर उन्होंने अली अमीन को कहा कि अब आप यहाँ से इसको लीड करें। कुदरत खुदा की अब ज़ाहिर है वो सूरत हाल इस अंदाज़ में थी कि मैं लकीली आया तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे अली अमीन की गाड़ी को जो कारकुनान हैं उन्होंने यहाँ पे रोका हुआ है। अली अमीन की गाड़ियों के ऊपर वो फुटेजेस भी आपके आएंगे कि जिनके कीलों वाले डंडे थे, उनके पास वो गन्ने वगैरह जो पंजाब पुलिस से कुछ छीनी हुई गन्ने थी, कुछ उनके पास अपनी थी, उनके ऊपर उनके बट वगैरह उसकी गाड़ियों पे मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं मुजाहिरीन के पास गन्ने थी। मुजाहिरीन के पास गन्ने थी, वो आपने देखा नहीं है कि वो तो हम ज़ाहिर जो पूरी दुनिया में देखा है कि उनके पास असला है और वो लहरा रहे हैं। और वो ये भी हमें कहते हुए हम ज़ाहिर है मतलब मीडिया के ऊपर वो तशद्दुद करते हैं, हम उनको सामने आके तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी वीडियोज़ और सारी चीज़ें आई हैं। ज़ाहिर है एक सुबह ये मैं अपनी लाइफ में जब जितना मेरा इस जर्नलिज्म में टाइम हुआ, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एक सुबह मसल्ला जत्थे लेके आ रहा है, रियासत के ऊपर दावा बोल रहा है और रियासत की फोर्सेस के ऊपर स्टेट फायर मार रहा है। नहीं, इस दफ़ा भी आपने देखा कि जो मुजाहिरीन थे उनके पास असला था। बिल्कुल, ये मैं क्या पूरी दुनिया ने देखा। कल एक जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर आपके पास हमारे पास कितनी फुटेजेस हैं ऑन नेट पे चल रही हैं। जब फोर्सेस ने वहाँ से इनके ऊपर शेलिंग स्टार्ट की, अली अमीन समेत जो बुशरा बीबी हैं वो इसी रोड से भागे हैं। तमाम कारकुनान, वो मैं आपको फुटेजेस भेजूँगा, वो आप इस प्रोग्राम में ज़रूर लगाएँ कि यहाँ से मुंतशिर हुए और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, मार दिया, लाशें। मुझे मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं, मैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद थे, क्या कोई स्टेट फायर, कोई ब्रस्ट, कोई ऐसा सिचुएशन थी? मैं वो वाइड जर्नलिस्ट था जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था और एक नॉर्मल आम ड्रेस में जैसे आप और मैं खड़े हैं।
जहाँ पे अगर आप जाते हैं और स्ट्रेट गोलियाँ चल रही हैं और लोग मर रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसा रिस्क, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी जाते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेफ्टी देखते हैं, आप अपनी सेफ्टी करते हैं और उसके बाद आप उस कवरेज का हिस्सा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हालात थे, ज़ाहिर है स्टेट है तो वो अगर आपको शेलिंग करेगी मुंतशिर करने के लिए, आप उसके ऊपर स्टेट फायर करेंगे तो शल तो बरसाएगी, शेलिंग तो वो करेगी, ज़ाहिर है वो उसने आपको यहाँ से मुंतशिर करना था। शेलिंग हुई उनके ऊपर, यहाँ से जब वो लोग फ़रार हुए और उसके बाद एक कोहराम मच गया। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जब वो वीडियोज़ आप लगा दें कि मैं यहाँ से चलता हुआ जब आगे गया, शेलिंग हुई, मैं एक साइड पे हुआ क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं था, मैंने वो फिर एक मास्क लिया, लपेटा, थोड़ा सा शेल कम हुआ तो मैं इसी रास्ते से वापस, ये हमारा चंद कदम के फासले पे अपना ऑफिस है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं ऑफिस में गया कि जो विजुअल वाला थे, जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हुई थी, मैं ऑफिस से जाके उसको आगे ऑन एयर करवा सकूँ। मैं पूरे इस रास्ते से चलता हुआ गया, मुझे कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे टूटी हुई जली हुई नज़र आई, कुछ फोर्सेस के लोग नज़र आए, उनसे मेरी बात हुई कि आपने ये मतलब जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात चलती है, तो उन्होंने कहा कि ये मसल्ला जो बीच में लोग हैं, ये उन लोगों का इंतशार है और ये फोर्सेस को बदनाम करने की साजिश है कि यानी कि ये कर लिया, आप इसको रिकॉर्ड का ज़रूर हिस्सा बनाएं और आप ये देखें। और उसके बाद हमें तो उस टाइम तक तो ये लग ही नहीं रहा था ना कि एक कुरान मच जाएगा, फ़लस्तीन की तस्वीरें उठा के आप 400-600 लाशें कंटेनरों में डाल दी और वो कुछ ऐसे कुछ उनके यूट्यूबर, जो तस्वीरें हमने देखी हैं जो सोशल मीडिया पर फिरती हैं, आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या उनका दूर दूर तक इसके साथ हकीकत के से कोई ताल्लुक़ था? देखिए मियाँ साहब, वो तो मतलब टोटली ये अब शर्मिंदा जो तरीके इंसाफ की कुछ लोग हैं जिनसे हम रब्ता कर रहे हैं, वो भी खुद कह रहे हैं कि यार हम मतलब ये है कि फिगर गलत, जैसे कि कोई कह रहा है 240 हो गए, कोई कह रहा है 12 हो गए, कोई कह रहा है 25 हो गए, कोई 400 बता रहा है, कोई कुछ। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे हुआ, उसमें बिल्कुल टोटली प्रोपेगेंडा, झूठ है। एक पिक्चर भी उसके ऊपर कोई सदाकत नहीं है। देखें, अगर 400 बंदा, मियाँ साहब आप खुद बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने यहाँ मुंतशिर होते हुए लोगों को देखा है, क्या आपने देखा कि किसी डेड बॉडी को उठा के लेके जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं वो विजुअल आपको तमाम के तमाम भेज देता हूँ, जब यहाँ से लोग वहाँ से वो कर रहे हैं, फोर्सेज आ रहा है, जब शेलिंग हो रही है तो उसके ऊपर जा रहा है लोग यहाँ से भी हमने देखा है कि जो KPK जो सूबे की जो रियासत का एक होता है, जो आपकी रियासत है ना, सूबा तो कोई नहीं है, एक रियासत पहचान है, पाकिस्तान एक पहचान है, और आप एक अगर रियासत के लोगों को सिविल कपड़ों के अंदर पूरा रियासती जो मशीनरी है वो दे के आप वफाक के ऊपर चढ़ाई करेंगे, और फोर्सेस कौन है यहाँ पे? कोई इंडिया तो नहीं था, ये पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, और आप भी कोई इंडिया से नहीं हैं, आप भी इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। पुरअमन और पीसफुल प्रोटेस्ट देखें, आपका हर एक शख्स का पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हक है, लेकिन वो पुरअमन था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही हमें बता दे कि हम लोग वहाँ पे, हमें पता है कि हमने किस अंदाज में कवरेज की। आप एक वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप विजुअल्स के साथ खेलते हैं, आपने बड़ी लंबी आपकी जो कवरेज की एक तारीख़ है, आपने इस कैरियर में जो बड़े बड़े मुश्किल विजुअल बनाए, देखे, जितने भी सोशल मीडिया पर आपने विजुअल देखे हैं, क्या उनका कोई थोड़ा सा अगर हकीकत के साथ ताल्लुक़ हो तो ज़रूर बताइए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो। मियाँ साहब, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे हाथ की बनी हुई वीडियोज़ हैं, क्योंकि स्पॉट पे मैं मौजूद था और कोई नहीं था, वो वीडियोज़ इमरान खान जो बानी PTI हैं, बानी PTI के ऑफिशियल पेज पे जारी हुई हैं। अब वो देखें, वो वीडियोस जारी कर रहे हैं जब लोग भाग रहे हैं कि ये देखें मार दिया सर, वो वीडियो बनाने वाला मैं था। ये देखें, इस प्रोपेगेंडे से हमें निकलना चाहिए, ये मुल्क का नुकसान है, मुल्की इदारों का नुकसान है, और किसको हम ये फ़ायदा दे रहे हैं? किस मतलब हम देखें कि रियासत अपनी को कमज़ोर करके, अपने रियासती इदारों को कमज़ोर करके हम किसका फ़ायदा सोच रहे हैं? एक मेरी नज़र में देखें, जो रियासत है वो है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए प्रोपेगेंडों से। अब मेरे अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्काए अहबाब में जो दोस्त यार हैं, उन्होंने जब मेरे जो रिपोर्टिंग है यहाँ की वो लाइव देखी तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कितने बंदे मर गए, कैसे हो गया? मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मतलब मुझे वो कह रहे हैं कि आप उस इदारे से आप झूठ बोल रहे हैं जी, आपका काम है छुपाना जी, आप जो बस हक़ाइक़ नहीं बता रहे। मैं उनको विजुअल भी दे रहा हूँ कि ये लें, ये ऑन द रिकॉर्ड सपोर्ट के विजुअल हैं पूरे एज इट इज़। इस रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बाइक्स पड़े हुए हैं, सारे स्पॉट के ऊपर सारी चीज़ें हैं, मैं उनको पूरे दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर फोर्सेस भी नज़र आ रही हैं बीच में। ज़ाहिर है उन्होंने ऑपरेशन किया, इसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने वो शेलिंग इनके ऊपर की है, उनको यहाँ से मुंतशिर किया है, और ये ज़ाहिर स्टेट का हक़ है कि वो इसके अमन अमान का ख्याल रखें। लेकिन कोई भी ऐसा ना मुझे विजुअल नज़र आया है, ना मुझे कोई डेड बॉडी नज़र आई है, कोई भी ऐसा पूरे का पूरा यहाँ से लेके मेरे D चौक तक ऑफिस है मेरा, मैं वॉक करता हुआ यहाँ से गया हूँ, मुझे एक भी डेड बॉडी या एक भी कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया कि जिसको कंधों पे उठाया हुआ हो और वो यहाँ से मतलब आगे मूव कर रहे हो, कोई भी शख्स। थैंक यू। मैं इस वक्त
मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल, इसको पिम्स हॉस्पिटल कहते हैं, और जो मुजाहरा हुआ था वहाँ से ये चंद फरलांग पर जो है वो मौजूद है। और अगर कोई ज़ख्मी लाया गया हो तो इस अस्पताल में आएगा, या कोई अगर डेड बॉडी हो तो वो भी इस अस्पताल में आएगा। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है। वैसे तो इस्लामाबाद के अंदर तीन जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल हैं, एक पिम्स है, दूसरा पॉली क्लिनिक है और तीसरा कैपिटल हॉस्पिटल जिसको CDA हॉस्पिटल भी कहते हैं। हमने पिम्स हॉस्पिटल के जो हुकाम हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें कैमरे पर बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ज़रूर जो है वो दे दी है। वो स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास है। ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक उन जो पिम्स हुकाम है वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो 66 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग जो हैं वो लाए गए और 36 जो है वो सिविलियन लाए गए। वो ज़ख्मी थे और उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर जो है वो यहाँ से फारिग कर दिया गया। अब वो यहाँ पर ना कोई डेड बॉडी लाई गई, कोई डेड बॉडी जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में मौसूल नहीं हुई। हमारी रिपोर्टर जो है सबीन शहबाज, जो कि लम्हा बलम्हा इस तमाम सिचुएशन को कवर करती रही, वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने भी पिम्स हॉस्पिटल और पॉली क्लिनिक और कैपिटल हॉस्पिटल को कवर किया। उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या उनके सामने या उनके डाटा के मुताबिक या उनकी मालूमात के मुताबिक कोई यहाँ पर डेड बॉडी लाई गई, या उनसे जो बात हुई हुकाम की उन्होंने क्या कहा है। हुकाम तो कहते हैं कि हम कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है और जो डाटा है वो हमने मिनिस्ट्री को भिजवा दिया है, लेकिन वो कहते क्या हैं ये सबीन शहबाज की ज़बानी सुनते हैं। और दूसरा ये भी उनसे पूछते हैं सबीन शहबाज से कि उन्होंने यहाँ पर क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? आपने इस पूरे एहतजाज को कवर किया और हॉस्पिटल्स में आपने कवर किया कि हॉस्पिटल्स में क्या कुछ ज़ख्मी लाए गए या कोई डेड बॉडी आई। आपने क्या देखा यहाँ पर इस हॉस्पिटल में? कोई ज़ख्मी लाया गया, डेड बॉडी आई, और हुकाम क्या कहते हैं? सर मैं तीनों दिन यहीं पर थी और तीनों दिन जो हालात थे वो यहाँ के इस तरह के थे कि यहाँ पर डेड बॉडी कोई नहीं आई, जैसा कि इन लोगों ने खुद भी कहा है। लेकिन जो आए हैं सिर्फ इंजरीज़ आई हैं, उनमें मेरे सामने पहले दिन जो है वो 15 के करीब इंजरीज़ आई थी और वो भी माइनर इंजरीज़ थी। आंसू गैस की वजह से कोई बेहोश हो गया तो उसको लेकर आए थे और उस तरह से, लेकिन गोलियाँ लगने वाला जो सीन था वो उस तरह से कुछ नहीं हुआ। हुकाम से जब बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि रिटन स्टेटमेंट एक जो जुमेरात के रोज़ उन्होंने दी है, उनकी जानिब से कहा गया है कि यही स्टेटमेंट हमारी फाइनल है और जो फिगर्स हैं, जो फाइनल फिगर्स है वो ये बताने से कासिर इनकी जानिब से कहा जा रहा है, मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो फाइनल फिगर्स है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि दाखिला और हेल्थ को दोनों को हमने भिजवा दिया है। फाइनल फिगर जो है वो हम नहीं बता सकते। इनकी जानिब से मैं ये भी बता दूं, क्लियर किया गया है कि जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रहे हैं, जो फिगर्स चल रहे हैं वो सब गलत हैं। कुछ वीडियोस चल रहे हैं पिम्स को कोट कर वो भी गलत है, पॉलीक्लिनिक को कोट कर कुछ वीडियोस चलाई जा रही हैं तो वो भी जो है वो गलत है। जैसा कि आपने बताया कि 67 जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे वो आए हैं और 36 सिविलियंस जो PTI के कारकुनान थे गालिबन वो यहाँ पर 36 लोग जो है वो लाए गए। इसके अलावा कोई डेड बॉडी यहाँ पर नहीं आई और जो सोशल मीडिया पर क्या सराइयाँ चल रही हैं कि 1000 से ज़्यादा जो ज़ख्मी है वो इस वक्त पिम्स में है और छत पर लाशों का कहा जा रहा था कि छुपाई गई हैं, वो इनकी जानिब से उस चीज़ की भी तरदीद की गई है कि आप हमारी छत विजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखें कायद साहब, ये तो बात जो है वो सामने आ चुकी है कि जो तीनों हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने तरदीद कर दी है इस चीज़ की कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई डेड बॉडी नहीं लाई गई। यहाँ ज़ख्मी आए और उनमें भी ज़्यादा तादाद जो थी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की थी। ये पिम्स हॉस्पिटल है, ये इसकी छत है और इसकी छत जो है वो भी ऑफ रिकॉर्ड जो है वो विज़िट की जा चुकी है, जिस पर कोई किसी किस्म का ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया कि जो इस छत के ऊपर जो है वो डेड बॉडीज़ हों या ऐसा कोई एविडेंस हो। अब जो हमारी बात हुई है यानी शाहिदीन से जिन्होंने ये लम्हा बलम्हा ये सारे मनाज़र कवर किए, उनके मुताबिक भी कोई ऐसी स्टेट फायरिंग या कोई फायरिंग नहीं हुई। आंसू गैस के शेल ज़रूर जो है वो बरसाए गए और उससे जो मुजाहिरीन हैं वो भगदड़ मचने से वो भी ज़ख्मी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी जानिब से जो मुजाहिरीन थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पर जो हमले किए गए उससे जो फोर्सेस के लोग हैं वो भी ज़ख्मी हुए और वो भी हॉस्पिटल लाए गए और बहुत सौ को वहाँ पर मरम पट्टी जो है वो भी की गई और बहुत से जो हैं वो शदीद ज़ख्मी थे। और आपने ये भी देखा कि एक जो पुलिस एहलकार है उसको शहीद भी किया गया, 4 रेंजर्स एहलकार जो हैं उनको भी कुचल दिया गया, उनको भी शहीद किया गया। तो ये सारे हक़ाइक़ जो थे वो सामने आए हैं और इन हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं लगता कि कोई ऐसी फायरिंग हुई है। वो जो विजुअल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कोई श्रीलंका का विजुअल है
कोई कहाँ का विजुअल है, और उसको जो है सोशल मीडिया पर डालकर एक अबहाम पैदा कर दिया गया है और कौम के दिमागों को मुंतशिर कर दिया गया है। नाज़रीन, जो 26 नवंबर की रात को हुआ उस पर जितनी भी कन्फ्यूजन फैली गई और जो सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ, उसके बाद हमने आज दिन भर इस पर जो है तहकीकात की और कोशिश की कि उस अबहाम को दूर किया जाए। हम उस जगह पर भी गए जहाँ पर ये एहतजाज हुआ था, उस जगह पर भी गए जहाँ पर कंटेनर जला था, उस जगह पर भी गए जहाँ से मुजाहिरीन मुंतशिर हुए थे, और उस जगह पर भी गए जहाँ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था मुजाहिरीन की जानिब से। तमाम हक़ाइक़ हॉस्पिटल में भी हम जो है वो हमने डाटा लिया, और हॉस्पिटल का डाटा जो है मेरे पास इस वक्त मौजूद भी है। तमाम हक़ाइक़ से ये वाज़े होता है, और हमने कोशिश की है कि अबहाम को दूर किया जाए कि जो विजुअल्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अबहाम है। वो कहीं और के विजुअल्स हैं, वो पाकिस्तान के यहाँ के 26 नवंबर के विजुअल्स नहीं हैं। उनमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। उन पर ध्यान मत रखिए और हक़ाइक़ को जानिए। अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।